हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसे कि आज का टॉपिक आप देख रहे हो, इट इज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन योर एसएससी पैटर्न। अब एसएससी में कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, हम कैसे उनको समझेंगे, कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे और कैसे कैसे फॉर्म्स में हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। जहां तक एसएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, यहाँ पे जो आपको कॉम्प्रिहेंशन देते हैं ये 1 से 2 तक हो सकते हैं, कभी कभी छोटे कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा हो तो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं, नहीं तो 7। यहाँ पे जनरली 5 क्वेश्चंस होंगे या तो फिर 7। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जा रही है, इसमें ही इसका आंसर है कि हमको कॉम्प्रिहेंड करना है। अब कॉम्प्रिहेंड क्या करेंगे, आप क्या कॉम्प्रिहेंड करेंगे? आपके पैसेज को। देखिए, अगर हिसाब से देखा जाए तो हम आपसे एक अगर छोटा सा सवाल पूछें कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आता है, आप बोलेंगे हाँ। फिर हम कहेंगे इसको सॉल्व करना आता है, आप कहेंगे हाँ, स्कूल में किया है। लेकिन आप अपने एग्जाम्स में कितने कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स क्लियरली ले आते हैं वो सोचिएगा। द मेन थिंग इज हमारे पास टाइम कम होता है और कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सो लेट्स सी द कॉम्प्रिहेंशन। जहां तक कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, अगर आप एक पैटर्न नोटिस करो, अगर एक बच्चा एक पैटर्न को लेकर चल रहा है तो हर एक कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और अब हम यहाँ पे 4 पार्ट्स के सेग्रीगेशन को इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे जनरली होता है। अब देखा जाता है कि अक्सर जो आखिर के क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में 4 या 5 ही क्वेश्चन है तो वो इसी अकॉर्डिंग होंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 या 7। 4 या 5 या फिर 6 या 7 आपके वोकैब सेक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पैसेज में क्या क्या बताना होगा, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये दोनों का कॉम्पोजिट मार्क्स 1-1 होता है। अब यहाँ पे करना क्या है, आप बोलोगे मैम हमने फर्स्ट क्वेश्चन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, आप सीधे सीधे वहां क्यों लेके चले गए? इसका रीजन होता है, देखो, जब भी हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं या कॉम्प्रिहेंड करते हैं, द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर समय कम है तो क्या पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना दिमाग वाला काम है, या पहले उस जगह पे जाएं जिसे खोजने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, एक पैसेज में जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है वो कैसे दिया जाता है, 2 वर्ड्स हैं जो बोल्ड में इधर उधर आपके पैसेज में है। आपको करना क्या है, सिर्फ उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, जिस लाइन में वो वर्ड लिखा है उसको पढ़ना है, उसके ऊपर का एक लाइन और उसके बाद का एक लाइन, ताकि वो पैसेज में क्या काम कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को दे सको। हमने तो यहां तक देखा है कि जिन बच्चों का मतलब वोकैबुलरी सेक्शन इंग्लिश का कमजोर है वो भी लगभग यहाँ पे 1 से 2 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वोकैबुलरी मीनिंग नहीं पूछा जाता, यहाँ पूछा जाता है कि ये वर्ड आपके पैसेज में क्या काम कर रहा है। क्लियर? एक और चीज, इसको गुरु मंत्र समझ लीजिए या इसको समझ लीजिए कि आपको समझाने का हमारा एक ट्रिक है। द थिंग इज कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप क्या समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, हमें आपकी समझ से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना हमारे क्वेश्चन को। वो ऑथर क्या सोच के ये पैसेज लिखा है, आपकी सोच वैसी ही होगी जब आप आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरली थीमैटिक। अब इसको थीमैटिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पे पैसेज का ही कोई लाइन है। ठीक है, पैसेज का कोई लाइन है जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है और आपको कुछ नहीं करना। छोटे से पैसेजेस आते हैं एसएससी में, आपको वो लाइन को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि आपका आंसर कैसा होगा। यहां पे देखा गया है कि बच्चों के 1 मार्क्स हमेशा सिक्योर है। द नेक्स्ट इज कि अगर आप थीमैटिक के अलावा आ रहे हो तो आपको ट्रू या फिर फॉल्स पूछा जा सकता है। अब ये बच्चे पे डिपेंडेंट होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसको खोजना बहुत इजी होता है। देखिए, अगर ट्रू है आपके पास दिया हुआ आपके क्वेश्चन में तो सही है, ठीक है, ये सही है। अब आप बोलोगे फॉल्स क्यों गलत है? क्योंकि फॉल्स आपके पैसेज में है ही नहीं। देखो, ट्रू के अंडर में देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से मान लीजिए बी सही है, तो इसका मतलब बी पैसेज में है ना। हमने कहा 4 ऑप्शन है जिसमें से बी सही है, तो बी पैसेज में है ना, इसका मतलब इसको खोजा जा सकता है। लेकिन अगर हम फॉल्स की बात करें तो आपको पहले 4 सेंटेंसेस देखने होंगे, पहले आपको वो सारे सेंटेंस खोजने होंगे। मान लीजिए हमारे सारे सेंटेंस में ये तीनों ट्रू थे, तो पहले तो हम ट्रू खोजेंगे।
फिर बचा एक सेंटेंस, हो सकता है हम उसको खोजने के लिए बार बार पैसेज पढ़े जा रहे, जब वो पैसेज में है ही नहीं तो समय तो लेगा। तो ट्रू होने से बच्चे क्वेश्चंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट फॉल्स में या नॉट ट्रू वाले केस में यहां थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसके बाद आपसे 5 या 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होगा टाइटल। नाउ द क्वेश्चन इज कि टाइटल हम करें या हम ना करें। बिल्कुल करेंगे। टाइटल हम करें या ना करें, टाइटल हम बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टाइटल एसएससी का अगर है तो इजी है। देखिए, अगर आप बैंकिंग कर रहे होते ना तो हम आपको उल्टा समझा रहे होते, हम आपको बोल रहे होते कि यार बैंकिंग में थोड़ा सा आराम से पढ़ो और देखो कि क्या वो पैसेज के ही लाइंस है। बैंकिंग में करते क्या है ये लोग, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों पैसेज के ही लाइन होंगे और आपसे पूछेगा कौन सा वाला इसका टाइटल बन सकता है। डिफिकल्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इतना समय नहीं है ना कि हम बार बार पैसेज को पढ़ें और फिर उसका जो टाइटल है वो निकालें। बट एसएससी के साथ का केस थोड़ा डिफरेंट है। इजी स्टोरीज होते हैं, पैसेजेस भी इजी होते हैं और यहाँ पे वो कीवर्ड कई बार रिपीटेड होता है, तो टाइटल जरूर करना है। यहाँ पे 1 मार्क्स सिक्योर्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा आपके अकॉर्डिंग ऑथर क्या कहना चाहता है, आपके अकॉर्डिंग ऑथर का टोन कैसा है। तो अब इस पे होगी ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कि टोन बोलकर होता क्या है। ये तो था एसएससी का एक छोटा सा ब्रीफिंग की क्वेश्चंस कैसे डिवाइड होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कमजोर हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है तो कोई भी कहेगा कि बैंकिंग का पैसेज हार्ड होता है, बट एसएससी का केस ऐसा नहीं है। तो इसको लेके कभी मत घबराइएगा, आपसे गलतियां ज्यादा नहीं होंगी। याद रखिएगा, हर एक जो क्वेश्चन होता है वो एक पैटर्न को लेके चलता है, बस आप उस पैटर्न को फॉलो करिएगा एंड द पैटर्न इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सीइंग हियर ऑन योर स्क्रीन। क्लियर? चलिए, ये तो था हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। Okay, now let us understand first what actually is reading comprehension. अब देखिए, every written piece that you will come across is written with a purpose. हर चीज, हर एक कहानी, हर एक जो स्टेटमेंट लिखा जाता है या जो कहा जाता है वो किसी पर्पस से कहा जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर कोई मीनिंग है तो किसी मीनिंगफुल रीजन से ही होगा। दूसरा, The author decides what his message about the topic is. Author बहुत पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि उसको अपने रीडर को, मतलब आपको कौन सा मैसेज देना है। At the very outset, before he writes his first words, मतलब आउटलाइन पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। Closely related to the topic is the scope of the passage. अब आप बोलोगे ये कौन सा सेक्शन है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा ब्रीफिंग देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक? यहाँ पे आपका क्वेश्चन चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन ऐसे है। आप देखिएगा एसएससी के कॉम्प्रिहेंशन ज्यादातर 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाते हैं, बहुत छोटे कॉम्प्रिहेंशन, कभी कभी तो 14-15 लाइंस के पैसेजेस देखे गए एग्जाम्स में, है ना। अब होता क्या है, बोला जा रहा है कि इस पैसेज से क्लोजली रिलेटेड होता है हमारा स्कोप ऑफ द पैसेज। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पैसेज? आउटलाइन। ये बता देगा पहले के 2 या 3 लाइन में कि पैसेज किस चीज के बारे में बोल रहा है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ द पैसेज। ठीक है, नाउ लेट्स सी which can be looked at as a boundary of the passage. Concentrate on not just the topic of the passage but on the scope of the passage as well. मतलब आपको ना सिर्फ पैसेज पे ध्यान देना है बल्कि पैसेज क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। हमने आपसे क्या कहा था, आप क्या समझते हैं पैसेज से, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट स्कोप इज। By scope we mean the specific components of the topic. मतलब पैसेज किस चीज से जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक पैसेज किसी एक टॉपिक से लिंक होता है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना, या हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं या हम कंप्लेन करते हुए जा रहे हैं। मतलब वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जिससे वो पैसेज बना है, जिससे वो पैराग्राफ्स डिवाइडेड किए गए हैं। Now the components of the topic that the author wants to talk about. This is also important since a lot of times incorrect options are created by going outside the passage of the scope of the passage. अब कई बार ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ऑथर सीधे सीधे एक ऐसा टॉपिक उठा के बोल देंगे आपको क्वेश्चन में जो पैसेज में डिस्कस ही नहीं किया है, तो वो क्या हो जाता है, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं हमारे कुछ टिप्स पे। वैसे तो समझा दिया, आपको एक ब्रीफ रीडिंग दे दी, लेकिन आपको क्या क्या करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। आइडेंटिफाई योर टॉपिक, स्कोप एंड पर्पस, और ये आपको पहले ही समझ में आ जाएंगे पहले के 2 लाइंस में। यहां से क्लियर आइडिया मिल जाता है कि पैसेज क्या कहना चाहता है। उसके बाद वॉच फॉर द आइडिया स्ट्रक्चर,
इवैल्यूएशन थ्रू द डिफरेंट पैराग्राफ्स ऑफ द पैसेज। यस, यही जो हम कह रहे थे कि किस आइडिया को लेके पैसेज चल रहा है अलग अलग पैराग्राफ्स में। उसके बाद वॉच फॉर सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। पैराग्राफ्स बहुत वाइटल होते हैं, बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं। यहां बोला जा रहा है कि पैराग्राफ में शिफ्ट कैसे हुआ है। हाउएवर से हुआ है तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, है ना। नॉनदलेस से हुआ है तो कैसा रीड करेगा। लीड्स टू है तो कंसिक्वेंस बताएगा। मतलब पैराग्राफ के सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। गेट अ रफ सेंस ऑफ द पर्पस ऑफ डिटेल्स एंड फैक्ट्स। और आपको इससे क्या हो जाएगा, एक रफ सेंस मिल जाएगा कि पैराग्राफ मोटा मोटा क्या बोलना चाहता है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग है लेकिन आपके लिए, बच्चों के लिए थोड़ा कम होता है, और इसे हम कहते हैं द टोन ऑफ द पैसेज। नाउ व्हाट इज टोन? हमारे बोलने का तरीका। दरवाजा बंद कर दो प्लीज, दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज, आपसे गुजारिश है कि आप दरवाजा बंद कर दीजिए। हमें लगता है आपको दरवाजा बंद कर देना चाहिए। हमारे 4 स्टेटमेंट्स एक ही चीज कहते हुए अलग अलग टोन में। अब पैसेज क्या है? देखो, हर वक्त जब भी कोई पैसेज बोला जाता है या आप कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक टोन होता है उसमें, ठीक है। हो सकता है ऑथर बड़े गुस्से में हो, ऑथर बहुत गुस्से में हो तो वो क्रिटिकली लिख रहा होगा। अब यहां क्या होगा, लेट्स सी। एग्जाम्स में कई बार बच्चों को पूछा जाता है कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से टोन कैसा है पैसेज का, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिनिकल है, क्रिटिकल है, सपोर्टिव है, एंथुजियास्टिक है, ह्यूमरस है। आधा टाइम हमें मीनिंग ही नहीं पता होती कि ये होते क्या है ना। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए एक मुश्किल थोड़ी और आसान की जाए और देखा जाए कि क्या क्या टोन्स बन सकते हैं। पहला ही क्रिटिकल है, ठीक है। कंप्लेनिंग पैसेजेस होंगे, सॉर्टफुली कंप्लेनिंग पैसेजेस। मतलब यहां पे ऑथर जो है वो पैसेज में एडवर्स मीनिंग्स के बारे में बात कर रहा होगा और डिसअपॉइंटिंग कमेंट्स और जजमेंट्स दे रहा होगा। मतलब ऐसे कमेंट्स जिससे वो निराश है, निराशा जहां पे दिखती जा रही है, कंप्लेन्स दिखते जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगा आपका, क्रिटिकल बन जाएगा। द नेक्स्ट इज सपोर्टिव। मतलब पैसेज में गड़बड़ होगी लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ वो लोग क्या करेंगे, बीच बीच में से कुछ कुछ हेल्प देते जाएंगे, जैसे सजेस्टिव, सजेशंस के फॉर्म में भी हो सकता है। एंथुजियास्टिक, having or showing intense and eager enjoyment, interest and approval। बहुत ही फन लविंग सा पैसेज होगा जिसको पढ़ के भी आपको हंसी आती जाएगी, है ना। तो वैसे पैसेजेस एंथुजियास्टिक होते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, एंथुजियास्टिक और सार्कास्टिक में डिफरेंस है। सार्कास्टिक मतलब होता है टॉन्ट मार रहे हैं, मतलब मजाक के तरीके से हमने एक टॉन्ट मार दिया, वो सार्कास्टिक है। लेकिन अगर एंथुजियास्टिक है तो इट्स अ फन लविंग काइंड ऑफ अ पैसेज। क्लियर। चलिए, The next is your pragmatic। ना pragmatic का मीनिंग क्या होता है, वर्ड ही कितना डिफिकल्ट सा है ना। लेट्स सी, यहां पे रियलिस्टिक चीजों के बारे में बोला जाता है rather than theoretical considerations। मतलब बुकिश थ्योरी को हम नहीं मानते। ऑथर अगर बात करेगा तो सीधा सीधा आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेगा कि भैया ये रियलिटी है, ठीक है। असल में ऐसा है लेकिन कहा जाता है कि थ्योरी में ऐसा होता है। आप करप्शन को उठा लीजिए, ठीक है, आप मैनेजमेंट को उठा लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी को उठा लीजिए, ऐसे टॉपिक्स पे जनरली प्रैग्मेटिक व्यूज बनते हैं। द नेक्स्ट इज एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे पूरा का पूरा पैसेज आधारित होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने में लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है इनका मीनिंग फाइंड आउट करना। द नेक्स्ट इज नरेशन। कुछ नहीं, कहानी, भूत प्रेत की कहानी सुना दी आपको, ठीक है। आपके दादाजी दादी जी ने आपको कोई नरेशन दे दिया, कोई कहानी सुना दी किसी भी के बारे में, वो नरेशन है। एनीथिंग which can be written or connected with events or stories is narrative। कहानियां जिसमें जुड़ी हो। नेक्स्ट इज सिनिकल। अब ये वाले पैसेजेस बहुत कम देखने को आते हैं बट फिर भी जान के रखिए कि सिनिकल का मतलब होता है ऑथर ये सोच के लिख रहा है कि इंसान जो भी कुछ करता है अपने सेल्फिश मोटिव्स के वो फुलफिल करने के लिए करता है। मतलब ऑथर शायद पैसेज में ये लिख रहा होगा कि अगर आप मेरा स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो भी आपका कोई मोटिव है इसके पीछे। समझ में आया? तो सिनिकल का मीनिंग होता है इट इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ बिलीफ where it is believed that people are driven by selfish motives। जहां इंसान जो भी कुछ कर रहा होता है वो किसी परमानेंट या सेल्फिश मोटिव की वजह से कर रहा होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमरस। द वर्ड सेज ऑल, causing laughter and amusement। पढ़ के भी मजा आ रहा होगा आपको। आप ले लीजिए टॉम एंड जेरी की शायद कोई किताब होगी या उनके कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ होगा। सो एनीथिंग विच गिव्स यू laughter, amusement, joy is nothing but a humorous kind of a passage। क्लियर? चलिए अब आते हैं कुछ टिप्स के ऊपर। अब टिप्स आपको क्या क्या फॉलो करना है,
हर बच्चे के लिए खैर ये अलग अलग है, हम ये मानते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बहुत आसान लगता होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होता होगा। तो जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे, ये समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर है आप कैसे पैसेज पढ़ना चाहते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं से स्ट्रेस मत लीजिए। आपका अपना स्ट्रेंथ तो आप समझते हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग पैसेज को आंसर करिए। अब देखो इसके में जो टिप्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो सबसे पहले उसका चेक कर लीजिए लैंग्वेज, मतलब क्या करना है, टोन, जो कि कॉमन होता है पूरे पैसेज में। ठीक, कोई बात नहीं। प्री फ्रेजिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल। कई बार बच्चों से कहा चाहते हैं कि विदाउट रीडिंग ऑप्शन सोचिए कि अगर ये लाइन है तो इसके बाद कौन सा इवेंट आना चाहिए, तो प्री फ्रेज कर लीजिए कि क्या होने वाला है। ये बहुत हद तक काम नहीं करता, बट फिर भी प्री फ्रेजिंग हेल्पफुल होते हैं। द नेक्स्ट इज trying to answer questions on the basis of your understanding of the passage without looking at the options given. जैसा कि हमने आपसे कहा, needless to say, better your understanding of the passage, the more accurate you will be in pre-phrasing your answer. लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने पढ़ा है, उसकी समझ बहुत क्लियर हो आपके दिमाग में। और ये कैसे किया जा सकता है, एक रात में तो पॉसिबल है नहीं। आप किसी एग्जाम में भी चले जाइए, ये एक रात में, एक दिन का काम नहीं है। प्लीज डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। अगर आप रीडिंग के हैबिट डाल रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन छोड़िए, आपका रीअरेंजमेंट और आपका क्लोज टेस्ट, ये 2 सेक्शन आप बेस्ट हो जाओगे, अपने बेस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। ये तो थे आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई नो विल वैरी फॉर पर्सन टू पर्सन। कोई बात नहीं, इसको लेके बिल्कुल भी घबराइएगा मत। कुछ बच्चे पहले ही कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे बाद में कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करते हैं, ये आपका चॉइस होगा। रीडिंग स्पीड बट इंप्रूव रखिएगा, नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टाइम दे दिया तो बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। मेरा पर्सनल सजेशन, लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया करिए। आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट डे मिलेंगे और एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलकर, हम और आप एक साथ। हमारे वीडियो पॉजेज होंगे और आप हमारे आंसर्स खुद देंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।